आखिरी वक्त में बहू का साथ। ये कहानी है निम्रत की। निम्रत की उम्र शादी के लायक हो गई थी, पर वो शादी करने से डरती थी क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि शायद सास बहुत खड़ूस और गंदी होती है। लेकिन जब निम्रत अपनी सहेली से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सास बहुत अच्छी है और उसको बहुत सपोर्ट करती है। और उससे बात करने के बाद अब निम्रत के मन में सास के लिए डर खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही बहुत जल्द निम्रत का रिश्ता निखिल नाम के लड़के से तय हो जाता है और बहुत जल्द निम्रत की शादी निखिल से हो जाती है। पर ये क्या, शादी के बाद निम्रत के सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं क्योंकि उसके घर में आते ही उसकी रूबी सास उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती। और शादी के अगले दिन, अरे ओ महारानी, खाली निखिल के साथ ही गप्पे लड़ाती रहोगी या घर का कोई काम वाम भी करोगी? जब से आई हो तब से आराम ही कर रही हो। हमारी भी शादी हुई थी पर हम तुम्हारी तरह नहीं थकते थे। वो माँ जी, मैं निखिल जी के कपड़े प्रेस कर रही थी। बहू, हम मानते हैं कि तुम्हारा पति निखिल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर का कोई और काम नहीं करोगी। अगर अपने पति की सेवा करनी हो गई हो तो सास के भी थोड़े पैर दबा दो। अब निम्रत अपनी सास के पैर दबाने लगती है, पर फिर भी रूबी निम्रत को ही भला बुरा कहा करती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रूबी निम्रत को जरा भी आराम नहीं करने देती। अपनी सास की इन आदतों से अब निम्रत परेशान हो जाती है। और एक दिन, क्या बहू, तू क्या ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई है जो तूने आज कपड़े नहीं धोए? वो बाजी, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इस वजह से मैं कल सुबह सारे कपड़े धो दूंगी। बहू, अगर तेरी जगह मेरी सगी बहू होती ना तो भी उसके साथ हम यही करते। और तू तो हमारी सौतेली बहू है, हम तेरी सौतेली सास हैं, समझी? अगर अपनी सौतेली सास के अत्याचार से बचना है तो उसके पैर दबा और उससे सारे गंदे कपड़े पकड़ा देती है। बेचारी निम्रत रोते हुए पूरी रात कपड़े धोती है। ये सब देखकर निखिल को अच्छा नहीं लगता। वो निम्रत की मदद करने के लिए उसके पास आता है। निखिल जी, पिताजी ने दूसरी शादी क्यों की? मैं सिर्फ 5 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उन्हें दिखाने के लिए पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान नहीं हुई। और मुझे माफ करना निम्रत, मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो माँ तुम्हें फिर से कोई नई सजा दे देगी। निखिल जी, सजा तो मुझे मिल रही है। शादी करके मैंने सोचा था सास माँ समान होती है, पर आज मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। और उससे भी ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि आप सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ निम्रत, पर मेरी मजबूरी है। निखिल निम्रत से बात कर रहा होता है कि तभी उसे रूबी के आने की आहट होती है। निखिल जल्दी से वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और निम्रत सारे कपड़े धोकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे ही रूबी निम्रत को अपने कमरे में बुला लेती है और उससे कहती है, क्यों बहू रानी, बहुत नींद आ रही है या फिर पति की याद आ रही है? पर क्या करें, अब तुझे सौतेली सास जो मिली है उसको भी तो झेलना है ना। बेचारी मेरी बहू, जब से शादी हुई है पति के साथ टाइम ही नहीं मिलता बात करने का। क्यों? माँ जी, मैं सिर्फ अपने पति के लिए हूँ, वरना आप जैसी सास को मुझे सीधा करना आता है। मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या बात है जो निखिल जी आपके खिलाफ नहीं जाती। निम्रत की बात सुनकर रूबी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बड़ी आई मुझे सीधा करने वाली, 2 दिन की आई छोकरी अब मुझे सिखाएगी कि घर कैसे चलता है। ज्यादा पटर पटर मत कर वरना जुबान खींच लूंगी तेरी। तू क्या समझती है कि निखिल तुझे बचा लेगा? वो बुज़दिल आज तक मेरे सामने सर नहीं उठा पाया तो तेरे लिए क्या खाक बोलेगा? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा और पूरे घर में पोछा लगा। और सुन, फिनाइल खत्म हो गया है तो रगड़ रगड़ कर हाथ से साफ करना ताकि कल सुबह मुझे फर्श पर अपनी शक्ल दिखे। माँ जी, रात के 2 बज रहे हैं, कम से कम इंसानियत तो रखिए। मैं कोई मशीन नहीं हूँ, कल सुबह कर दूंगी ना सारा काम। इंसानियत वो क्या होती है? मैंने तो कभी नहीं चखी। तू कल की बात करती है, अभी इसी वक्त काम शुरू कर वरना कल सुबह का सूरज तुझे इस घर में नहीं बल्कि सड़क पर दिखेगा। जा। निम्रत रोते हुए पूरे घर में पोछा लगाती है। उसकी कमर में तेज दर्द होने लगता है, पर रूबी सोफे पर बैठकर उसे ताना मारती है। ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं और रूबी का जुल्म बढ़ते जा रहा था। पर एक सुबह अचानक रूबी बिस्तर से उठ नहीं पाती। निम्रत, ओ निम्रत, कहाँ मर गई? जल्दी से इधर आ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, सांस भी नहीं ली जा रही, जल्दी निखिल को बुला। निम्रत भागती हुई आती है और देखती है कि रूबी का शरीर नीला पड़ रहा था। वो तुरंत निखिल को उठाती है। दोनों रूबी को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बाहर आते हैं। मिस्टर निखिल, आपकी माँ की हालत बहुत गंभीर है,
उन्हें लास्ट स्टेज का लिवर कैंसर है। शायद इनके पास अब बहुत कम वक्त बचा है। अब दवाइयों से ज्यादा इन्हें सेवा और अपनों के साथ की जरूरत है। क्या कैंसर? डॉक्टर साहब, कुछ तो रास्ता होगा। कोई भी ऑपरेशन या महंगी दवाई, मैं सब करूंगा। सॉरी, अब बहुत देर हो चुकी है निखिल। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ये याद रखिएगा, इन्हें अब बहुत ज्यादा देखभाल चाहिए होगी, क्योंकि ये अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर अब निखिल और निमृत काफी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग रूबी को घर ले आते हैं। और जब रूबी को अपनी बीमारी का पता चलता है तो वो और ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी भी निमृत को कोसती है। देख लिया ना निमृत, तू तो यही चाहती थी ना कि मैं मर जाऊं। अब खुश हो जा, मैं मरने वाली हूँ, पर याद रखना जब तक सांस चल रही है तुझे मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। जा मेरे लिए गरम सूप लेकर आ और नमक कम रखना, वरना तेरे सर पर सूप फेंक दूंगी। माँ बस कीजिए, आप इस हालत में भी निमृत को कड़वी बातें बोल रही हैं। उसने पिछले 2 दिनों से पलक तक नहीं झपकाई है, आपकी सेवा में लगी है। तू चुप कर निखिल, ये सब इसका दिखावा है। ये बस मेरी मौत का इंतजार कर रही है ताकि इस घर पर राज कर सके। निखिल जी आप परेशान मत होइए, माँ जी बीमार है, उन्हें कहने दीजिए। निमृत अपनी सास का गुस्सा यूं ही झेलती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। रूबी की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाती थी। ऐसे ही एक रात रूबी को बहुत तेज दर्द होता है। हाय राम, ये दर्द जान ले लेगा मेरी। निमृत कहाँ है तू? कोई है क्या घर में? निमृत जो बगल में वाले कमरे में फर्श पर सो रही थी, तुरंत उठकर रूबी के पैरों की मालिश करने लगती है। माँ जी मैं यही हूँ, आप घबराइए मत, मैं गरम तेल लाई हूँ, अभी मालिश कर दूंगी तो आपको आराम मिलेगा। थोड़ा पानी पियेंगे? तू थकी नहीं? मैंने तुझे कितना सताया, तुझे भूखा रखा, रात रात भर काम करवाया, तुझे सोतेली होने का एहसास दिलवाया, पर तूने इतना किया मेरे लिए। क्यों निमृत, क्यों कर रही है तू ये सब? तू चाहे तो मुझे तड़पता हुआ छोड़ सकती है, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। माँ जी आपने मुझे सोतेली बहू माना, पर मैंने आपको हमेशा अपनी सास ही माना। माँ चाहे सगी हो या सोतेली, जब वो बीमार होती है तो बच्चा उसे छोड़कर नहीं जाता। मेरी माँ ने तो मुझे यही सिखाया है कि बुराई का जवाब बुराई से देना बहादुरी नहीं। आज आपको मेरी जरूरत है, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। फर्ज? कैसा फर्ज बहू? मैंने तो तुझे कभी प्यार ही नहीं दिया, निखिल भी तुझे नहीं बचा पाया, मैंने तो तेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। माँ जी वो सब पुरानी बातें थी, आप बस अब ठीक होने की कोशिश कीजिए। देखिए निखिल जी भी आपके लिए कितना परेशान रहते हैं। रूबी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी पुरानी सारी गलतियां याद आने लगती है। निमृत मुझे माफ कर दे बेटा, मैं उम्र भर नफरत की आग में जलती रही। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैं निखिल से इतनी चिढ़ती थी। और जब तू आई तो मुझे लगा कि मेरा हक छीन लेगी, पर आज समझ आया कि हक छीना नहीं जाता, कमाया जाता है। तूने अपनी सेवा से मेरा दिल जीत लिया है। माँ जी आप ये सब बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। अगले दिन सुबह रूबी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। वो निखिल और निमृत को अपने पास बुलाती है। निखिल इधर आ बेटा, देख मैं एक बहुत बुरी माँ साबित हुई। मैंने तुझे कभी गले नहीं लगाया, कभी तेरे सर पर हाथ नहीं फेरा, पर आज जाते जाते मैं अपनी इस बहू को तुझे सौंप रही हूँ। इसकी कदर करना निखिल, ऐसी लड़कियां नसीब वालों को मिलती है। माँ आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, मेरा बुलावा आ गया है। निमृत बहू मुझे गले लगा ले एक बार, मरने से पहले मुझे अपनी सगी माँ का सुख दे दे। क्या तू मुझे माँ कहेगी? माँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। निमृत जैसे ही रूबी को गले लगाती है, वैसे ही रूबी के शरीर की हलचल बंद हो जाती है और निमृत की गोद में ही वो अपना दम तोड़ देती।